इन कुछ तस्वीरों को थोड़ा तसव्वुर से बैठकर देखिए। ये तस्वीरें हैं पार्लियामेंट के उस सेशन से जब राहुल गांधी, गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर पार्लियामेंट में दिखाते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो लगातार गौतम अडानी को फेवर्स दे रही है। और तो और जब से ये सरकार, ये जो नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार है, जब से सत्ता में आई है तब से लगातार जो विपक्ष है अडानी अंबानी के मामले पर हमलावर रहा है और राहुल गांधी खुद अडानी अंबानी पे खूब आलोचना कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा क्यों है? इसके अलावा विपक्ष जो है वो एक और आरोप लगाता है इस सरकार पे। वो क्या है कि ये जो है देश को बेच देंगे। तो जब ये कहते हैं कि देश को बेच देंगे तो इनका मतलब होता है इन कुछ कंपनीज से। ये कंपनीज जो हैं ये हैं PSUs, यानी कि सरकारी कंपनीज हैं ये, जो सरकार ने और देश ने पिछले कई दशकों के परिश्रम से बनाई हैं। और ये जो आरोप है ना, ये आरोप एक तरीके से एक जन्म देता है एक नई बहस को। और वो बहस क्या है? वो बहस जो इस देश का इंटेलेक्चुअल तबका बड़े ही हाई फाई शब्दों में आपस में करता है। और उस बहस का मुद्दा ये होता है कि प्राइवेटाइजेशन सही है या नहीं, प्राइवेटाइजेशन के फायदे कितने और नुकसान कैसे। अगर आप प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको 10,000 लोग मिलेंगे जो ऐसी बातें करेंगे, 10,000 लोग वैसी बातें करेंगे। मगर क्या हम क्यों ना कंपेयर करके देखें कि प्राइवेटाइजेशन के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। अब आप बोलेंगे यूट्यूब पे तो ऐसे हजारों वीडियो हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन के फायदे और नुकसान बताए गए हैं, तो तुम्हारे वीडियो में क्या है? तो मेरे वीडियो में उन्हीं वीडियो से लिया गया काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है, मगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप नज़रिया नहीं देखते हैं। आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने की मैं कोशिश करता हूँ। दे पाऊँ या ना दे पाऊँ वो अलग बात है, पर अपनी तरफ से तो मैं हर वीडियो में कोशिश करता ही हूँ। तो इस वीडियो में भी हम प्राइवेटाइजेशन और जो सरकारी कंपनीज हैं उनका क्या करना चाहिए, किस तरीके से स्टेट को जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ डील करना चाहिए, उसका एक सॉल्यूशन देने की भी कोशिश करूंगा। ना कि सिर्फ मैं इस डिबेट में पढ़ूंगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो शुरू से शुरू करते हैं। प्राइवेटाइजेशन की जो पूरी बहस है हमारे देश में, ये शुरू हुई थी साल 1991 से, जब हमारे देश में LPG रिफॉर्म्स लाए गए थे। LPG रिफॉर्म्स के बारे में आप सब में से ज़्यादा लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो मैं सरल शब्दों में समझा देता हूँ। 1991 से पहले कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आकर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं कर सकती थी। भारत के जो लोकल प्लेयर्स थे उनके साथ कंपीट नहीं कर सकती थी। लेकिन 91 के बाद क्या हुआ? 91 ऑनवर्ड्स ये इंसान जो आज की तारीख में ही, जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब 90 साल की उम्र में इस देश की राज्यसभा में आते हैं। इनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये थे उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर, और ये फाइनेंस मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव की कांग्रेस वाली सरकार में। और ये लाते हैं LPG रिफॉर्म्स, और उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स को और अपॉर्चुनिटी देने की इंडियन मार्केट में जो पूरी कोशिश है वो शुरू हो जाती है। तो आज की तारीख में भले ही आप ये देख रहे हो कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा विरोध कर रही है प्राइवेटाइजेशन का और मुखरता से विरोध कर रही है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जो प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हुई थी या फिर जो रिफॉर्म्स लाए गए थे सबसे पहली बार, वो 1991 में मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे इस देश के और कांग्रेस की सरकार थी इस देश में, तभी लाए गए थे। इनफैक्ट मनमोहन सिंह से पहले राजीव गांधी के जो करियर का जो एंड कुछ 1-2 साल थे, वहां पर भी प्राइवेटाइजेशन की थोड़ी बहुत कोशिश की गई थी। हालांकि कोई बड़े स्तर पे बड़ा कदम उस वक्त उठाया नहीं गया था। तो ये तो हो गया LPG रिफॉर्म्स की बात। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद प्राइवेट कंपनियां धीरे धीरे हिंदुस्तान में आती हैं, और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि कितनी सारी प्राइवेट कंपनियां हमारे और आपके पास में है। अब मेन सवाल पे आते हैं, प्राइवेटाइजेशन से जनता को फायदा या नुकसान। तो क्यों ना एक ऐसे मुल्क की तरफ देखते हैं थोड़ा हम, जहां पे प्राइवेटाइजेशन खूब जोर शोर से हो रखा है, और उस देश का नाम क्या है? वो देश है ये अमेरिका। अमेरिका आज की तारीख में पूरी दुनिया में एक डेवलपमेंटल बेंचमार्क की तरह देखा जाता है। खासकर जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं हमारे जैसी, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वहां पर अमेरिका से एक अलग ही फैसिनेशन है लोगों को। तो अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका में डिफेंस में भी कुछ हद तक प्राइवेटाइजेशन है, एजुकेशन में भी प्राइवेटाइजेशन है, वहां पर हेल्थ में भी प्राइवेटाइजेशन है। तो एक एक करके इन सभी सेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिका के हेल्थ केयर सेक्टर की। तो इसमें कोई डिबेट नहीं है कि अमेरिका का हेल्थ केयर सेक्टर शानदार है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज सब है उनके पास, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स हैं। बट स्टिल जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है अमेरिका में,
और जो इंश्योरेंस का पूरा तंत्र है अमेरिका में, वो इतना ज़्यादा महंगा है कि वहाँ पर एक आम मिडिल क्लास आदमी बिना इंश्योरेंस के तो पहली बात इलाज करवा नहीं सकता। उसके अलावा ये जो प्राइवेटाइजेशन का दुष्चक्र है, उसके कारण क्या हो रहा है, एक ही इलाज सेम इंश्योरेंस पॉलिसी सेम हॉस्पिटल में $10 में करवा रही है, वहीं उसी हॉस्पिटल में वही इलाज जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो $100 में करवा रही है। कोरोना के काल में इतना बढ़िया हेल्थ केयर सिस्टम होने के बावजूद अमेरिका में आपको पता है इतनी जाने क्यों गई? इसी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, इसके चोचले के कारण वहां पे बहुत लोगों को जाने तक गंवानी पड़ी। क्योंकि जब आप हेल्थ केयर जैसा जो सेंसिटिव एरिया है, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि आप किन चीज़ों को प्राइवेटाइज कर सकते हैं और किस चीज़ को आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हेल्थ केयर जैसा जो सेंसिटिव सेक्टर है, जहाँ पर लोगों को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, और खासकर भारत जैसे देश में तो अभी सोचा भी नहीं जा सकता है इसके बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी जो रिमोट लोकेशंस हैं वहाँ पर ढंग के हॉस्पिटल्स तक नहीं है। तो अगर आप यहाँ अभी हेल्थ केयर में प्राइवेटाइजेशन लाएंगे तो कुछ होने वाला है नहीं, और सरकार भी इसकी तरफ कोई कदम उठाती हुई नहीं दिख रही है। तो अमेरिका में आप देख सकते हैं कि इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद किस तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम में जो फ्लॉज हैं वो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के कारण है। वरना अमेरिका में हेल्थ केयर सिस्टम बहुत शानदार है, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स, देखिए प्राइवेट प्लेयर्स क्या है, जब आप हेल्थ केयर जैसी जो चीज़ है वो जान वाली चीज़ है, इंसान मर सकता है उससे। अगर आप वो चीज़ प्राइवेट प्लेयर्स को देंगे, प्राइवेट कंपनीज को देंगे, तो उनका मेन प्रॉफिट ये नहीं है कि वो लोगों की जान बचाएं, उनका मेन प्रॉफिट है पैसे कमाना। कहीं ना कहीं वो जो मोटिव है ना उस हॉस्पिटल को रन करने का, ये हमें समझना चाहिए। तो ये हो गई हेल्थ केयर की बात। अब अगला जो सेक्टर है वो क्या है, एजुकेशन। अमेरिका में एजुकेशन भी बहुत अच्छा है, शानदार एजुकेशन है, हिंदुस्तान से लोग पढ़ने जाते हैं। मगर क्या आपको पता है कि 2010-11 में छपी इस रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका में जो अमेरिका का मिडिल क्लास है, वहाँ से बाहर जाकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये और ऐसी कुछ और रिपोर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में धीरे धीरे जो मिडिल क्लास है वो वहाँ के हाई फीस स्ट्रक्चर जो है कॉलेजेस में, उसके कारण स्टडी इन अब्रॉड को ज़्यादा प्रेफर करने वाला है आने वाले भविष्य में। यानी आप देख रहे हैं किस तरीके से हम अमेरिका से फैसिनेट हो रहे हैं, और अमेरिका के लोग शायद इस बात से परेशान है कि वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है। तो अगेन हिंदुस्तान जैसा जो देश है वहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में आप इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते लाने का। आज की तारीख में जैसा हेल्थ केयर सिस्टम है उससे भी खराब हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है। गांव में बिहार के, यूपी के ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं, आप देखिए फोटोज़। अब आप यहाँ पर अगर प्राइवेटाइजेशन लाते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे स्कूल हो सकता है गांव तक पहुँच जाएं, मगर उन स्कूलों में जो फीस ली जाएगी ना, वो आज की तारीख में इतनी कम पर कैपिटा इनकम वाला देश अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो एजुकेशन अगेन एक ऐसा सेक्टर है जिसको अभी तो हिंदुस्तान में छुआ नहीं जा सकता, और मुझे लगता है इन सेक्टर्स को तो कभी नहीं छूना चाहिए। अब आप बोलेंगे तुम तो सिर्फ बेवजह की बात कर रहे हो इतनी देर तक, एजुकेशन और हेल्थ केयर पर तो सरकार कुछ बोली ही नहीं। सरकार तो प्राइवेटाइजेशन LIC का कर रही है, तो LIC की बात कर लेते हैं। LIC जो है हिंदुस्तान में एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो LIC जो है वो हिंदुस्तान में एक कंपनी से ज़्यादा बढ़कर एक लाइफ इंश्योरेंस पहुंचाने वाली चीज़ है। अब आप बोल रहे हो कि तुम बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो, वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि LIC आज भी हिंदुस्तान के रूरल सेक्टर में और जो Tier 3 सिटीज़ हैं हमारे यहाँ की, उसमें क्या वैल्यू होल्ड करती हैं, LIC की क्या अहमियत है इन लोगों के लिए। हमारे और आपके लिए आज की तारीख में 10,000 प्राइवेट ऐसी कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन LIC आज भी एक ब्रांड के तौर पर और इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे रूरल इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप उसका प्राइवेटाइजेशन अगर करेंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स का जो मेन मोटो होगा वो होगा पैसा कमाना, और उसके कारण कहीं ना कहीं वो जो लाइफ इंश्योरेंस का जो मेन एम है ना, वो जो सर्विस प्रोवाइड करने का गोल है सरकार का, उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ इन प्राइवेट प्लेयर्स को, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स सिर्फ प्रॉफिट का सोचते हैं। अमेरिका में डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइज्ड है, वहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ बहुत बड़ी मात्रा में हथियार बनाती हैं। अब वो जो पूरा सेक्टर है उसी के कारण आपको क्या लगता है अमेरिका हमेशा किसी न किसी युद्ध में या फिर किसी न किसी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में क्यों उलझा रहता है? क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो कि हथियार बनाती हैं तो क्या होता है, फ़ायदा होता है उनका। तो अगर वो कंपनियां जब तक हथियार ना बनाएं उनका फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा कब होगा, जब युद्ध होगा, हथियार तभी तो बिकेंगे। इसीलिए अमेरिका हमेशा किसी न किसी देश से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में उलझा रहता है। उसके और भी रीज़न हो सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं वहाँ की जो डिफेंस में प्राइवेट लॉबी है उसका भी एक प्रेशर हमेशा होता है अमेरिका की सरकार पे। उसके अलावा रिसेंट एग्जाम्पल है रशिया में किस तरीके से वेगनर ग्रुप, जिसके पास अपनी प्राइवेट आर्मी थी, उसने
पुतिन को ओवरटेक करने की कोशिश की, उनकी सत्ता को गिराने की कोशिश की, उनका तख्ता पलट करने की कोशिश की। अब आप बोलेंगे कि हिंदुस्तान में ये बातें कहाँ से प्रासंगिक हैं, हिंदुस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदुस्तान में ऐसा कुछ आज नहीं है, 2023 में नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में जो 2023 में नहीं है वो 1923 में नहीं था। 1923 का हिंदुस्तान अलग था, 2023 का हिंदुस्तान अलग है, और 2123 का हिंदुस्तान इससे भी अलग होगा। तो हो सकता है आज की तारीख में आपको कहा जा रहा है, देखो आज हमें रेलवे प्राइवेटाइज करने दो, कल हमें LIC दो। अच्छा सुनो, LIC दे दी, अब हमें हेल्थ केयर सेक्टर में थोड़ा सा घुसने दो, थोड़ा सा एजुकेशन भी दे दो। अच्छा स्कूल एजुकेशन मत दो, कॉलेज एजुकेशन दे दो। अच्छा हेल्थ केयर दे दो, अब स्कूल एजुकेशन दे दो। और हो सकता है 100 साल बाद कोई अचंभा ना हो अगर इस देश में स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करने का, देश की सुरक्षा के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को हक मिल जाए। आज की तारीख में दुनिया के कई देश हैं जहां पे ये हो रहा है, रशिया और अमेरिका में ऐसी चीजें कॉमन है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हिंदुस्तान में भी हो सकती हैं। और आप सोचिए, हिंदुस्तान जैसा देश जहां पर गरीब और अमीर की खाई इतनी ज्यादा है आज की तारीख में, वहां अगर आर्मी भी अपने प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी 100 साल बाद, तो क्या होगा? वो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कभी भी गरीबी और अमीरी की ये जो खाई है इसको मेंटेन करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपने सेना भी उनको दे दी तो आपके पास बचेगा क्या शासन करने के लिए? सब तो आपने उसी को दे दिया, तो फिर आपको वोट किस लिए देंगे लोग? सब तो उन्हीं के पास है। इसके कारण क्या होगा? एक पावर हेजेमोनी बन जाएगी सोसाइटी में प्राइवेट प्लेयर्स की, और एक भयंकर इंपीरियलिज्म आ सकता है हिंदुस्तान में। अब मैंने इस एग्जाम्पल की शुरुआत रेलवे से की थी कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कहाँ सही है कहाँ गलत है। तो देखिए, रेलवे में जब आप बात करते हैं AC कंपार्टमेंट्स को प्राइवेटाइज करने की तो वो समझ में आता है, लेकिन जो जनरल और स्लीपर कंपार्टमेंट्स हैं वो आज भी इस देश में लोगों के रोजगार का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आप सोचिए, ये जो लोकल वेंडर्स इतने सारे आते हैं ट्रेन में, क्या वो जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चढ़ते हैं वहाँ उतर जाते हैं, फिर अगली ट्रेन में यहाँ से वहाँ वापस आ जाते हैं? सर्वाइव कर पाएंगे उस प्राइवेट मॉडल में? कभी नहीं कर पाएंगे। उनको कार्ड बनवाना पड़ेगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे, और वो जो पूरा एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा और बहुत सारे लोगों का रोजगार जाएगा। मैं खुद जानता हूँ ये जो वेंडर्स लोकल घुस जाते हैं उसके कारण इश्यूज होते हैं, लेकिन वो इश्यूज जो हैं कहीं ना कहीं हमारी और आपकी नज़रों में समस्या हैं। लेकिन एक सच बात तो ये भी है ना कि लाखों लोगों का रोजगार चल रहा है हिंदुस्तान में उसी वजह से, तो आप वो भी एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आज की तारीख में बिहार से एक मजदूर को मजदूरी करने के लिए दिल्ली जाना होता है तो वो पटना से ट्रेन में बैठेगा, दिल्ली उतर जाएगा जनरल बॉगी में, कोई लिमिट नहीं होती है बैठने की, काफ़ी सारे लोग बैठ जाते हैं, टिकट भी सस्ती आती है। लेकिन जब ये प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाएगी तो ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों? उनका मेन एम क्या होगा? प्रॉफिट, पैसा। तो पैसा कमाने के लिए रेलवे जो है वो एक कमोडिटी बन जाएगी। लेकिन आज की तारीख में रेलवे एक कमोडिटी नहीं है हिंदुस्तान में, एक एसेंशियल है। एसेंशियल्स की लिस्ट में आती है रेलवे। बहुत सारे लोगों के लिए आज भी इस देश में ट्रैवल का एकमात्र तरीका इंडियन रेलवेज है। तो आप इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज नहीं कर सकते। अब आपको मेरी बातों से लग रहा होगा कि मैं तो कोई भयंकर कम्युनिस्ट हूं और अभी मेरे पीछे से इस खिड़की से कार्ड मार्क्स बाहर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कार्ड मार्क्स नहीं आएगा। देखिए, बात को समझिए, ये जो तर्क थे ये थे प्राइवेटाइजेशन के समर्थन में। ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन इतनी खतरनाक चीज़ है। हिंदुस्तान में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं प्राइवेटाइजेशन के कारण, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जैसे देश में सिस्टम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाया है इस प्राइवेटाइजेशन ने। लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। अगर आप रेलवे में कुछ कंपार्टमेंट्स का प्राइवेटाइजेशन करते हैं, जैसे आपने तेजस ट्रेन चलाई, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप बुलेट ट्रेन चलाइए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कुछ एयरपोर्ट्स को, वो भी ठीक है कुछ हद तक। उसके अलावा आप टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, वो भी समझ में आता है। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में भी आपको समझना पड़ेगा कि आप इतना भयंकर प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में BSNL खत्म हो चुका है इस देश में। कोई भी इंटरनेट यूज़ करने वाला, रेगुलर इंटरनेट यूज़ करने वाला शायद हिंदुस्तान के रूरल इंडिया में ही BSNL यूज़ करता हो। तो आप समझिए, आप इंटरनेट जैसी चीज़ अपने प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं दे सकते हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आज की तारीख में जो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है वो डॉलर, दिरहम या फिर यूरोज नहीं है, वो आपका डाटा है। और डाटा कैसे आता है? इंटरनेट के जरिए। तो इंटरनेट जैसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आज की तारीख में आप सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स के भरोसे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में नहीं छोड़ सकते हो। तो सॉल्यूशन क्या है इन सब चीज़ों का? सॉल्यूशन है मध्य मार्ग। हमें प्राइवेटाइजेशन और जो सरकारी कंपनीज हैं उनके बीच में एक बैलेंस बनाकर, एक परफेक्ट तालमेल बनाकर चलते रहना होगा, ताकि सचमुच में हम इस देश में जो एक्चुअल पॉवर्टी है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ।
तो ये था नज़रिया का एक और एपिसोड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एपिसोड के ज़रिए मैं आपको समृद्ध कर पाया हूँगा प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर। और अगर इस एपिसोड को आप अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही वीडियोज़ के साथ।